लॉज में बदलाव तो बहुत हुए हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि ये लेबर लॉज में होने वाले वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स में से एक होगा, जब सारे लेबर लॉज को 44 लेबर लॉज को कंसोलिडेट करके 4 कोड्स में बदल दिया जाएगा। कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। तो उसमें सबसे पहला जो कोड जो ऑलरेडी पास हो चुका है वो है कोड ऑन वेजेस, और उसके रूल्स अभी ड्राफ्ट रूल्स आए हैं और होपफुली आने वाले कुछ महीनों में वो इंप्लीमेंट भी हो जाएंगे। तो इसी कोड ऑन वेजेस एक्ट पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी, एडवोकेट पुनीत गुप्ता। और इनको मैं इस तरह से समझ सकता हूं कि मेरे भी गुरु हैं। जब भी मुझे कहीं भी कोई डाउट होता है लेबर लॉज में, तो मैं पुनीत सर को फोन करता हूं, सर ये नहीं समझ आ रहा, और सर बड़े प्यार से अच्छे से मुझे सारी चीजें एकदम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझा देते हैं। तो आज होपफुली आप सभी को भी कोड ऑन वेजेस को एक इन डेप्थ तरीके से समझने में मदद मिलेगी। अगर आप ये स्ट्रीम सुन पा रहे हैं, आवाज आपको क्लियर आ रही है, तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट में हाय हेलो कुछ बोल दीजिए या वीडियो को लाइक कर दीजिए। परफेक्ट, वेरी गुड। तो हाँ, और भी जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, एक बार हमें कमेंट करके हेलो बोल दीजिए, मैं आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूँ। तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का रहेगा कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन देखेंगे, सर ने जो प्रिपेयर किया है, और कोड ऑन वेजेस को हम बेसिक्स समझेंगे, उसमें ही हम रूल्स के बारे में भी जानेंगे। और इस सेमिनार के एंड में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ क्वेरीज हैं, या आपने ऑलरेडी जो प्रिपरेशन किया उसमें से आपको कुछ डाउट्स आते हैं, तो वो करेंगे। तो एक बार विदाउट फर्दर अडू मैं इनवाइट कर रहा हूँ एडवोकेट पुनीत गुप्ता को, और अनिरुद्ध प्लीज ऐड करिए सर को। हेलो सर, नमस्ते। Namaskar. So thank you so much for joining us. Yeah, thank you very much for giving me this opportunity to put my views on code on wages and code on wages central rules, those are draft rules actually. हाँ, और सर जैसा मैं सभी को बता ही रहा हूँ, मतलब अपन जनरली भी मुझे डाउट्स आते हैं तो मैं फर्स्ट आप ही को कॉल करता हूँ, सर ये चीज कैसे होगी, एंड यू आर वेरी वेरी हेल्पफुल इन दैट रिगार्ड कि आप कभी भी ऐसा नहीं, अरे नहीं ये नहीं, मतलब आप बहुत अच्छे से उसको सिंपल तरीके से समझाते हैं, बिकॉज आई एम नॉट एन एडवोकेट, तो आप लेकिन फिर भी मुझे आप मेरी भाषा में समझा देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। Thanks a lot, ऋषभ, but I will say आप एडवोकेट अगर नहीं भी हैं, तो अगर एडवोकेट होते तो बहुत बढ़िया एडवोकेट होते लेबर लॉ। I must say you are having a very in-depth knowledge of all these things regarding the labor laws. थैंक यू सर। तो चलिए सर, अब स्टेज इज ऑल योर्स, जैसे आप इसको आगे लीड करना चाहें। पीपल हैव जॉइंड एंड दे आर ऑल वाचिंग यू लाइव। Okay, Rishabh, I have prepared a PPT. I am Okay. sharing you my screen. Can you see that? Yes sir. Okay, this is a webinar on the code on wages as well as on the draft central rules 2020. जी सर। This code on wages 2019 was to amend and consolidate the various labor laws. As you have already said, it will include the laws on the Payment of Wages Act, Minimum Wages Act, Payment of Bonus Act, and Equal Remuneration Act. The code was passed in the Parliament. It has received the assent of the President on the 8th of August 2019. However, date of implementation is yet awaited. I suppose the date of implementation is awaited because the rules was not framed that time. Now the government has come with the draft rules, which is called Draft Central Rules 2020. It has been put in the public domain for seeking their suggestions and objections to their draft rules. Before that, I will just go by the definitions and the clauses of relevant clauses of the code. This code has been sorry to interrupt, अगर अपन थोड़ा सा इसको हिंदी में रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, बस थोड़ा मतलब। ओके। देखिए, ये कोड जो बनाया गया है, इसमें 4 एक्ट्स को अमेलगामेट करके बनाया गया है। एक है मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ये 4 एक्ट्स को अमेलगामेट करके जब एक बनाया गया कोड, तो इस कोड में कुछ ऐसे प्रोविजंस आए हैं जो पुराने लॉ में से डिफरेंट हैं। मैं उसको हाईलाइट करना चाहूंगा जो इसमें डिफरेंस पहले से आया है। अब ये एक कोड जो है, इट हैज बीन मेड एप्लीकेबल टू ऑल द एस्टेब्लिशमेंट्स विदाउट हैविंग एनी थ्रेशोल्ड लिमिट्स। पहले ये क्या होता था, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो एप्लीकेबल था, दैट इज एप्लीकेबल ऑन द फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल होता था 10 और मोर और 20 और मोर विदाउट अ पावर। बट दिस कोड हैज बीन मेड एप्लीकेबल टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट विदाउट अ थ्रेशोल्ड लिमिट। हाउएवर फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस पार्ट, इसको एप्लीकेबल किया गया 20 और मोर पे। लेकिन कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी जो थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द बोनस पार्ट था, दैट हैज बीन मेड ऑन 10। Say in Punjab, it has been made applicable on establishment employing 10 or more employees.
So that will continue to be governed like that only. उसमें कोई चेंज नहीं आएगा इस कोड के बाद भी. पहले ऐसा भी हुआ करता था, जो कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज थे और शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट थे उनके ऊपर ही मिनिमम वेजेस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी होती थी, लेकिन अब ऐसा डिफरेंस चेंज कर दिया इन्होंने. अब इट हैज बीन मेड एप्लीकेबल टू ऑल द एस्टेब्लिशमेंट्स. देयर इज नो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, देयर इज नो चार्ट रिगार्डिंग दैट, राइट. राइट. अब इसको एप्लीकेबल कर दिया गया है ऑन एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक वर्क्स आल्सो, जो पहले नहीं हुआ करता था. इस कोड के थ्रू उनके ऊपर भी एप्लीकेबल किया गया है चीजों को, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंस रखा है कि अगर 5 और लेस देन 5 एम्प्लॉयज हैं तो उनको कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना, कोई रिटर्न या वेज स्लिप इश्यूज नहीं करनी है. नो, आई विल टेल यू द की हाइलाइट्स ऑफ द कोड. जो एक गवर्नमेंट इसमें नया कॉन्सेप्ट लेके आई है, मिनिमम फ्लोर वेज. पहले इसका नाम दिया गया था नेशनल फ्लोर वेज, अब उसको अमेंड करके इन्होंने फ्लोर वेज सिर्फ दे दिया. दिस फ्लोर वेज विल बी फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स on the basis of the different geographical areas, and no state government can fix a minimum wage below that floor wage that being fixed by the central government now, right. The minimum wage will be revised after every 5 years, and dearness allowance will be given a periodical revision after every 6 months. और इसमें एक लिस्ट ऑफ डिडक्शन दी गई है. द एम्प्लॉयर कैन नॉट मेक एनी डिडक्शन एक्सेप्ट दोज लिस्ट. उस लिस्ट से बाहर जाके कोई डिडक्शन एम्प्लॉयर नहीं कर पाएगा फ्रॉम द वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय. एक नया इसमें प्रोविजन ऐड किया गया है. अर्लियर क्या होता था, व्हेन इन केस ऑफ एनी रिमूवल या डिसमिसल या डिस्चार्ज और रिट्रेंचमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, हिज ड्यूज हैज टू बी पेड विद इन द 2 वर्किंग डेज. नाउ उस क्लॉज में एक चीज ऐड की गई है कि रेजिग्नेशन के केस में भी विद इन 2 वर्किंग डेज में एम्प्लॉयर को उसकी एम्प्लॉय की सैलरीज रिलीज करनी पड़ेंगी. ओके. और वेजेस को पे करना है इन ऑल द करंट करेंसी एंड कॉइन्स, वो है. लेकिन अब चेक्स एंड बैंक ट्रांसफर कंपलसरी कर दिया गया है. और बोनस के केस में व्हेन बोनस हैज टू बी पेड, बैंक ट्रांसफर हैज बीन मेड कंपलसरी. ओके सर. राइट. इस एक्ट में इन्होंने इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट को भी जब सब्स्यूम किया तो उसकी प्रोविजंस भी लेके आए हैं. दे हैव प्रोहिबिटेड द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर in the matters relating to the wages, recruitment and the conditions of service in respect of same work or a work of similar nature done by any employee. Right. Now inspectors, जो पहले inspectors word हुआ करता था एक्ट्स में, that has been given up, and now inspectors come facilitator उन्होंने अपॉइंट किया है. facilitator इसलिए बोला गया है because he has to give advice to the employers and workers relating to the compliances. दिस विल ये फेयर खत्म करेगा इन दी एस्टेब्लिशमेंट्स और द एंटरप्रेन्योर्स को कि एक इंस्पेक्टर जब विजिट करता था उनको डर लगता था. नाउ इंस्पेक्टर कैन बी एज अ फैसिलिटेटर आल्सो, ही कैन हेल्प यू ऑन द कंप्लायंस पार्ट. राइट सर. और यूनिफाइड रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं. एक कंबाइंड रजिस्टर दिया गया फॉर ऑल द डिफरेंट थिंग्स लाइक वेजेस, ओवरटाइम, फाइन एंड डिडक्शंस. उसका फॉर्म 1 में लेके आए हैं ये. एंड एम्प्लॉय रजिस्टर लेके आए हैं जस्ट लाइक एन एडल्ट वर्कर रजिस्टर, वो फॉर्म 4 में लेके आए हैं. नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में ये इन्होंने डन अवे कर दिया इन दिस न्यू कोड. पहले क्या होता था कि प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स किया जा सकता था फॉर अ सर्टेन पीरियड, उसके बाद एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन नहीं थी कि वो रिकॉर्ड को कितनी देर तक प्रिजर्व करे. द न्यू कोड इज साइलेंट ऑन दिस. नाउ वन थिंग मोर दिस कोड हैज ब्रॉट अप regarding the composition of offences. Whenever there was any violation to the provisions of the act, the employer used to face the charge sheet before the judicial magistrate. अब उसको ओवरकम करने के लिए इन्होंने एक प्रोविजन दिया कॉम्पोजिशन ऑफ ऑफेंसेस. अब ये कंपाउंड किए जा सकते हैं सारे ऑफेंसेस सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ द 50% ऑफ द मैक्सिमम फाइन. तो एक वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से टू डिक्रिमिनलाइज द लेबर लॉज. ओके. इस एक्ट में एम्प्लॉय एंड वर्कर साइमल्टेनियसली दोनों डिफाइंड हैं. और इंटरेस्टिंगली जो एम्प्लॉय वाला डेफिनेशन है दैट इज हैविंग अ वाइडर स्कोप. यू विल सी दैट व्हाइल डिफाइनिंग द टर्म एम्प्लॉय, it includes a person employed in managerial, administrative and supervisory capacities also without any link to the salary they draw, whereas the term worker specifically excludes the person working in managerial and administrative capacities and also the supervisors drawing wages exceeding 15,000 per month. So ये दो concepts लेके आए हैं employee and worker. Employee the wider concept.
अब एप्लीकेबिलिटी की बात करें, on which institutions it is applicable. Now it has been made applicable to most of the institutions, on the factories, on the shops and commercial establishments, educational institutions except the bonus part, and office of lawyers, domestic servants and agriculture. यहाँ पे ये establishment की definition में इनके coverage लेके आए हैं. Now I come to the main definition of the act, that is the definition of wages. Right. In the previous laws, हर एक्ट की अपनी एक वेज डेफिनेशन हुआ करती थी एंड उसकी कंप्लायंसेस अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट और दैट डेफिनेशन किया जाता था. नाउ व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन व्हाइल अमलगमेटिंग ऑल दोस 44 लॉज इनटू दीस 4 कोड्स, उन्होंने एक ही डेफिनेशन रखा है, दैट इज वेजेस, और वही डेफिनेशन हैज बीन बोरोड इन अदर 3 कोड्स आल्सो. So there won't be any different definition of wages except the definition of wage given under this code, or it has been copy pasted into the other codes. Right, sir. Now this definition reads, the term wages means all remuneration, whether by way of salary, allowances or otherwise, which would be payable under the terms of employment and include basic pay, dearness allowance and retaining allowance, but does not include. इन्होंने does not include की category of list बहुत लंबी दी है आपको, तो वो A to 9 में है, clause A to clause I. Now it reads, any bonus payable under any law for the time being in force, the value of any house accommodation or the supply of light, water, medical attendance or other amenities excluded from the wages by a general special order by the state government, employer contribution to the pension or the provident fund, conveyance allowance or a traveling concession, any sum paid to the employed person to defray the special expenses entailed on him by the nature of employment, any house rent allowance, remuneration payable under any award or the settlement, overtime allowance, any commission payable to an employee, gratuity payable at the time of termination of the employment, and any retrenchment compensation or retirement benefit. ये सारे एक्सक्लूजन पार्ट्स में लेके आए हैं, लेकिन इसमें एक चीज जो लेके आए हैं उसमें ये किया गया है कि अगर कोई भी पेमेंट्स दैट इज फ्रॉम क्लॉज ए टू क्लॉज आई, इफ इट एक्सीड्स 1/2 और सच अदर परसेंट, आई अज्यूम कि 1/2 या 50% ही है एज ऑन डेट, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी कोई नया नोटिफाई नहीं किया है, तो हम अज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट ने 50% तक जो एक्सक्लूडेड अलाउंस हैं अगर वो एक्सीड कर जाते हैं टोटल रेम्युनरेशन से, देन इट विल बी एडेड बैक टू द मेन पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द वेज, और वो नई वेज बनेगी दैट कैन बी सेड टू बी एज अ डीम्ड वेज. ओके जी, इसकी इम्प्लीकेशन बहुत आएंगी आगे जाके आप सबको. मे बी आपका जो वेज स्ट्रक्चर चल रहा है एज ऑन डेट, वो आपको सारे शायद इसको रिविजिट करना पड़े. ओके सर. पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जैसे मैंने बोला था वो 20 और मोर पे रखा है उन्होंने, लेकिन जहां पे 10 और मोर पे ऑलरेडी किया गया किसी स्टेट गवर्नमेंट से, तो दैट विल कंटिन्यू ऑन दैट स्टैंड. राइट सर. एंड एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस है 30 डेज इन अकाउंटिंग ईयर. अगर कोई वर्किंग करता है एम्प्लॉय, जो आज की डेट में भी सेम लॉ है उसी को इन्होंने रखा है, तो उसके ऊपर ही शैल बी एंटाइटल्ड फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस. जी सर. नो मैं कैलकुलेशन ऑफ बोनस पे थोड़ा सा बात करता हूँ. फॉर द पर्पसेस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ बोनस वेयर द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय एक्सीड सच अमाउंट पर मेंशन, गवर्नमेंट हैज टू नोटिफाई एन अमाउंट. अगर उस अमाउंट से ज़्यादा एम्प्लॉय की सैलरी और वेज हो, उसकी कैलकुलेशन डिफरेंटली होगी. द बोनस पेबल टू सच एम्प्लॉय शैल बी कैलकुलेटेड एज इफ हिज वेज वर सच अमाउंट so determined by the appropriate government, or the minimum wage fixed by the appropriate government, whichever is higher. तो मैंने 3 केसेस बनाए हैं. केस 1 में देख लेते हैं क्या होता है. वेजेस है एम्प्लॉय की 10,500 और गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाइड मिनिमम वेज आए हम सपोज करते हैं 8452, और गवर्नमेंट ने एक एडिशनल एक अमाउंट डिटरमिन करनी है जो नोटिफाई करनी है, दैट इज 9500. नाउ इफ माय वेजेस एक्सीड एनी ऑफ द अदर 2 सम, मतलब 8452 या 9500 में से जो भी ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा अगर मेरी वेजेस हैं, तो मेरी कैलकुलेशन किस पे होगी, जो अमाउंट गवर्नमेंट ने डिटरमिन किया, दैट इज 9500. राइट. लेकिन केस 2 देखें आप, वो थोड़ा डिफरेंट है. मेरी वेजेस है 9000, मिनिमम वेज नोटिफाइड है 8452 और गवर्नमेंट की तरफ से डिटरमिन्ड अमाउंट है 7000. तो वेज कैलकुलेशन आएगी 8452 पे, दैट इज मिनिमम वेज, सिंस इट इज अ हायर अमाउंट बिटवीन द टू. राइट सर. And in the clause 3, when my wages is 9,000, minimum wages is 8452, and the amount determined by the government is 9500. इस केस में जब मेरी wages is not exceeding to any of these 2 amounts,
देन मेरी ही वेज पे 9,000 के ऊपर कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन हो जाएगी, राइट राइट। हम आगे चलते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस, वो गवर्नमेंट ने 8.33% विल बी द मिनिमम बोनस दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड एंड 20% मैक्सिमम बोनस है, एंड दैट हैज टू बी पेड डायरेक्टली क्रेडिटिंग इन द बैंक अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय। अर्लियर जो प्रोविजन था उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा गया था कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होनी चाहिए, तो वहां पे ये अज्यूम किया जाता था कि वो कैश में भी दिया जा सकता है। एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात कर लें, कुछ कंपनीज का डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट अंडरटेकिंग्स हैं, तो उनके ऊपर बोनस का कैसे कैलकुलेशन होता है। अगर तो वो अपनी सेपरेट बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस उनका सेपरेट बनता है, तो उनका बोनस कैलकुलेशन का रेट भी डिफरेंट हो सकता है। और कुछ नई एस्टेब्लिशमेंट्स को सेटअप करने के लिए उन्होंने पुरानी प्रोविजंस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में है उनको कैरी कर लिया आगे, राइट, कि इन केस ऑफ इन्फेंसी ऑफ द फर्स्ट 5 अकाउंटिंग ईयर्स फॉलोइंग द अकाउंटिंग ईयर इन विच द एम्प्लॉयर सेल्स द गुड्स, तो उसके बाद अगर किसी भी साल में एम्प्लॉयर प्रॉफिट में आता है तो वो बोनस दे सकता है, बोनस देने के लिए बाध्य रहेगा। अगर वो नहीं कोई भी साल में प्रॉफिट में आता तो बोनस उन सालों के लिए नहीं देना। ये कंडीशन रहेगी फर्स्ट 5 अकाउंटिंग ईयर फॉलोइंग द अकाउंटिंग ईयर इन विच द एम्प्लॉयर सेल्स द गुड्स। आई थिंक मैं इस पे क्लियर हूँ ऋषभ जी? राइट सर, बिल्कुल सर। ओके, अब बोनस की 4 फीचर की क्लॉजेस की बात कर लेते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय को डिसमिस किया जाता है फॉर एनी ऑफ द ऑन अकाउंट्स ऑफ फ्रॉड or a riotous behavior or a violent behavior, theft, misappropriation, sabotage of any employment establishment's property, तो अर्लियर बोनस फोरफिट किया जाता था। इस केस में इन्होंने एक एडिशनल कर दिया, एक क्लॉज और ऐड किया है, वेयर देयर इज अ कन्विक्शन फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, तो इस केस में भी अब बोनस फोरफिट किया जा सकता है। ओके, और एडवांस अगर एम्प्लॉयर ने पहले को दिया उनको, तो दैट कैन बी एडजस्टेड इन द फाइनल बोनस पेबल, ओके, इन द राइट। और इसमें एक नई चीज ले आए हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स की लाइबिलिटीज को भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ऊपर डाला जा रहा है। दो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, हाँ पहले नहीं था ये, ओके, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इसमें डिफाइंड भी नहीं है एक्ट में, इसमें सिंपल एम्प्लॉयर ही डिफाइन किया है इन्होंने। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर फेल हो जाता है अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स हिज ओन एम्प्लॉइज, अगर वो पे नहीं करता बोनस, देन द एम्प्लॉयर हैज टू मेक द पेमेंट ऑफ द बोनस। तो ये एक एडिशनल लायबिलिटी आ रही है एम्प्लॉयर्स के ऊपर। Now there is next chapter that is on payment of wages. Again it is being said कि इनको directly crediting wages जो pay करनी है, it has to be paid through checks or crediting in the bank account of the employees. इसमें सर कोई लिमिट दी गई है क्या कि इतने से नीचे कैश में दिया जा सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, एक्ट साइलेंट है इस चीज के ऊपर। और मजे की बात एक और बताता हूँ, पुराने प्रोविजंस में जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी है वो टू द एम्प्लॉइज हु आर अर्निंग अप टू अ सर्टेन लिमिट, दैट इज 24,000 पर मंथ। लेकिन अब उनको जो भी एम्प्लॉइज 24,000 प्लस हो जाते थे, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की प्रोटेक्शन उनको नहीं मिलती थी। राइट, नाउ एवरी पर्सन हु इज एन एम्प्लॉय अंडर दिस कोड हैज अ प्रोटेक्शन ऑफ दिस कोड। ओके, राइट। अब इसमें आ जाता है कि टाइम लिमिट दिया गया कब किसकी पेमेंट्स देनी है। जिनको हम डेली बेसिस पे अगर एंगेज करेंगे तो एट द एंड ऑफ द शिफ्ट उनको सैलरी पे करना है। वीकली बेसिस पे है ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक है। फोर्टनाइटली पे है तो सेकंड डे आफ्टर द एंड ऑफ द फोर्टनाइट, एंड अगर मंथली बेसिस है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 7th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। राइट सर। पुराने लॉ में क्या होता था, जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेंथ लेस देन 1000 थी, वहां पे तो आपको 7th तक थी सैलरी पे करना, लेकिन जैसे हाँ अगर 1000 से ऊपर आपकी स्ट्रेंथ है तो 10 तक का पे कर सकते थे। अब हम मिनिमम वेजेस की बात करेंगे। अब यहाँ पे जब सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम वेज यहाँ पे फिक्स करेगी इन कंसल्टेशन विद द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स, तो वो ये भी चीज देखेगी कि मिनिमम वेज जब फिक्स करना है तो एम्प्लॉयज की डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल कैटेगरीज होती हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड। अब other than that the government will take into consideration the geographical areas as well as hardness of the work like temperature or the humidity, normally difficult to breathe जैसे situations आ जाती हैं, या hazardous occupations हैं या processes और underground work है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल मिनिमम वेज भी गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है। राइट सर। जहाँ पे जियोग्राफिकल एरियाज की बात आती है तो वहाँ पे वो इनको 3 कैटेगरीज में सेग्रीगेट करेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरियाज, नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज एंड रूरल एरियाज। राइट, तो उनके अकॉर्डेंस में ये एक मिनिमम वेज लेके आएंगे।
तो इसमें बस एक शेड्यूल हटा दिया है तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया ये स्ट्रक्चर। या शेड्यूल हटाने से तो इंडस्ट्रीज का बाहर चला गया ना, ये टोटल इंडस्ट्रीज किस किस पे लगता था किस पे नहीं लगता था, अब तो सब पे लग गया। अब और इन्होंने पहले ऐसा भी डिसाइड होता था कि ड्राइवर स्किल्ड कैटेगरी में, वो तो अभी लिस्ट वो तो आएगी लेकिन अभी नहीं, वो इसी में आ चुकी है, मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें। ओके राइट, हम इसको कंप्लीट करते हैं इस स्लाइड को, अगली स्लाइड में वही चीज आएगी आपकी जो आप कर रहे हैं। जी सर। अब यहाँ पे फ्लोर वेज की बात मैंने पहले करी, गवर्नमेंट एक फ्लोर वेज लेके आएगी और कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उससे कम मिनिमम वेज नहीं फिक्स कर सकती, और जो भी मिनिमम वेज फिक्स करेगी स्टेट गवर्नमेंट उसको हर 5 साल के बाद रिवाइज करेगी। अब एक कैलकुलेशन मेथड भी इन्होंने इसी एक्ट में डाल दिया जो प्रीवियसली एक्ट्स में नहीं हुआ करता था, कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा मिनिमम वेज को, क्या क्या क्राइटेरियाज लेंगे। ये गवर्नमेंट के लिए है कि गवर्नमेंट क्या क्राइटेरियाज के बेस पे मिनिमम वेज फिक्स करेगी एम्प्लॉइज की। तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड वर्किंग क्लास फैमिली माना है जिसमें स्पाउस एंड इज 2 चिल्ड्रन इंक्लूड होंगे, जिनको एक 3 एडल्ट कंजम्पशन यूनिट्स के अकॉर्डिंग माना जाएगा, और उनकी इनटेक 2700 कैलोरीज पर डे होंगी, 66 मीटर्स क्लॉथ दिया जाएगा। वो सबकी कैलकुलेशन ली है उन्होंने, किस किस को कैलकुलेट करके मिनिमम वेज फिक्स गवर्नमेंट फिक्स करेगी। फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, रिक्रिएशनल, ये सारे एस्पेक्ट्स को गवर्नमेंट ने कंसीडर करके एक मिनिमम वेज बनाया करेगी अब। जी सर। और जो भी मिनिमम वेज बनेगी दैट कैन बी फिक्स्ड ऑन द आवर्ली बेसिस और अ डेली बेसिस और अ मंथली बेसिस। राइट। और इन्होंने एक चीज और ऐड की है यहाँ पे, मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा, रूल 3(2) में, when the rate of wages for a day is fixed then such amount shall be divided by 8 for the rate of the wages of an hour, hourly wages हम इस तरह निकालेंगे, and multiplied by the 26 for fixing the rate of wages for a month। अगर डेली रेट दिया आपको तो 26 से मल्टीप्लाई करके आप मंथली रेट निकाल सकते हैं। ओके। राइट, एंड टाइम इंटरवल 26 इज एप्लीकेबल फॉर, मतलब ऐसा नहीं है ना कुछ फरवरी में ऐसा लगेगा या कोई भी महीने के लिए? नहीं, ये आपका जर्नल हो जाएगा 26 से जब मल्टीप्लिकेशन डाल दी। जी, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हम कुछ ही देर में क्वेश्चंस भी लेंगे, आप थोड़ा सा होल्ड करिए, मैं क्वेश्चंस आपके रीड कर रहा हूँ, वो हम आपका क्वेश्चंस भी लेंगे अभी। हम क्वेश्चन ऋषभ जी अगर एंड में लें एक बारी। हाँ एंड में ही, मैं वही कह रहा हूँ, एंड में लेंगे, मतलब लोग कमेंट में पूछ रहे हैं, हम उसको कुछ देर में लेंगे, मैं यही बोल रहा हूँ। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं कि जो पीरियोडिकल रिवीजन्स होती हैं मिनिमम वेज पे ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द डेयरनेस अलाउंस, वो ट्वाइस अ ईयर होगा, एक अप्रैल में और दूसरा अक्टूबर में। आपने जो बात की थी कैटेगराइजेशन की, हाईली स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, तो इस एक्ट में उन्होंने डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी है कि कौन हाईली स्किल्ड रहेगा, कौन सेमी स्किल्ड, स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड माना जाएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। जी सर। तो डिटेल डेफिनेशंस दी गई हैं इसमें, और एक शेड्यूल अटैच किया गया एट द एंड ऑफ दिस ड्राफ्ट रूल्स। उसमें कंप्लीट लिस्ट है, अगर आप, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ उस रूल्स के बारे में भी। दिस इज कोड, can you share my see my screen there? Yes sir, we can see. Okay, no, I'm just हम स्क्रॉल कर लेते हैं एंड तक। तो दिस इज द शेड्यूल ई, दिस इज शेड्यूल ई, जहाँ पे उन्होंने लिस्ट डाउन कर दिया है रिगार्डिंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज एंड उनके डेजिग्नेशन यहाँ मेंशन किए हैं, हु विल बी अनस्किल्ड पर्सन, और ये काफ़ी डिटेल्ड है। और गवर्नमेंट ने आपसे सबसे एडवाइस ये की है कि अगर आपका कोई भी ऐसा डेजिग्नेशन मिस है तो आप गवर्नमेंट को लिख सकते हैं कि इसमें वो डेजिग्नेशन नहीं है या गलत डेजिग्नेशन गलत कैटेगरी में ऐड हो गया है। ये बहुत लेंथी लिस्ट है, इसको आप देखेंगे। इंटरेस्टिंग। या जी, आगे चलते हैं। कोड में आपको आवर्स ऑफ वर्क, स्प्रेड ओवर एंड रेस्ट डेज के बारे में बताया गया है। द नॉर्मल वर्किंग डेज अभी इन्होंने जो कहा है 8 वर्किंग आवर्स एंड स्प्रेड ओवर हो सकता है 12 आवर्स का, पर इन्होंने एक लिमिट लगाई है इस कोड, इस रूल्स में, इस कोड के थ्रू, कि इंटरवल्स ऑफ रेस्ट कोई भी अगर डे में देंगे आप तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। ये पहले वाले रूल्स में नहीं है। आई थिंक ये कहीं ना कहीं ये वॉयलेट भी कर रहा है इसका खुद के कोड के सेक्शंस को।
तो आई थिंक इसके ऊपर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन रेज होना चाहिए और गवर्नमेंट को इसको अमेंड करना चाहिए इस चीज को। नहीं, बट दिस इज लाइक लॉजिकल ना, क्योंकि नहीं तो वो ऐसा कर सकते हैं भाई, आप 6 घंटे काम करो, फिर 4 घंटे का ब्रेक, फिर 4 घंटे काम करो, इस तरह की चीज हो जाएगी। देखो ऐसे कुछ सर्कमस्टांसिस में आप कर भी सकते हैं और एक्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, एक्ट में प्रोविजन है इन चीज़ों के बारे में भी। जैसे आपने एक केस बताया, ऐसे कुछ होते हैं लोग, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे बहुत हार्ड वर्क होता है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर क्या करता है, 2 घंटे वर्किंग लेके उनको आधा घंटा या पौना घंटा घंटे की उसको रेस्ट भी देता है। तो इस तरह के केसेस में स्प्रेड ओवर है वो 16 घंटे तक जा सकता है। ओके। या तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के खुद के एक्ट को वायलेट कर रहा है अगर उन्होंने इसको लिमिट किया है। ठीक है जी। जी सर। और वीकली डे ऑफ रेस्ट इन्होंने अज्यूम किया टू बी संडे, बट एम्प्लॉयर उसको शिफ्ट कर सकता है एनी अदर डे ऑफ द वीक। और वेजेस फॉर द रेस्ट डे का भी प्रोविजन रखा गया है यहाँ पे। और उस केस में एम्प्लॉयर को रेस्ट डे की वेजेस भी देनी है एम्प्लॉय को, लेकिन एक कंडीशन में नहीं भी देनी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। An employee shall be entitled for wages for their rest days. Further, he works on a rest day and has been given a substituted rest day. He shall be paid wages on overtime wages for the rest day working and wages for substituted rest day at the normal rate. लेकिन किस केस में आपको पेमेंट इतनी नहीं करनी, ये 2 दिन का काम लेने के लिए आपको 3 दिन की पेमेंट जा रही है आपसे, इससे आप ये समझेंगे। इस पॉइंट को सर थोड़ा सा एलॉबरेट करिए ना। देखिए ये रूल्स में एक प्रोविजन डाला इन्होंने, अगर कोई रेस्ट डे पे काम कर रहा है तो उसको एक सब्स्टिट्यूटेड रेस्ट डे तो देना ही पड़ेगा आपको। लेकिन जो रेस्ट डे की वेजेस आपने उसको पे करनी है जिस दिन उसने काम किया, उसको ओवर टाइम रेट, दैट मींस डबल द रेट ऑफ हिज नॉर्मल रेट्स, वो आपको देना है उसको पेमेंट। एंड सब्स्टिट्यूटेड रेस्ट डे जो उनको दे रहे हैं आप, उसकी तो नॉर्मल रेट पे तो पेमेंट होनी थी। तो दैट मींस आपको 3 पेमेंट्स करनी पड़ी हैं 1 डे के लिए, जो आपने वर्किंग ले ली 1 डे की। राइट। लेकिन किस कंडीशन में आपको रेस्ट डे की पेमेंट नहीं करनी, वो नीचे लिखा हुआ है मेरा। However, in case where the actual daily rate of wages is not less than the minimum daily rate of wages, अगर एम्प्लॉय का डेली रेट मिनिमम डेली रेट से कम नहीं है तो वहां पर रेस्ट डे की पेमेंट एम्प्लॉयर को नहीं करनी। तो मिनिमम से तो कम नहीं होगा मतलब? हाँ, मिनिमम से कम हो नहीं सकता, तो इसलिए उसको रेस्ट डे की एडिशनल पेमेंट नहीं करनी। ओके। लेट मी टेक एन एग्जांपल। अगर आप 10,000 की सैलरी पे एक एम्प्लॉय को मंथली सैलरी पे रखते हैं और एक एम्प्लॉय को आप रखते हैं टेकिंग इनटू 26 मल्टीप्लाइंग फैक्टर विद द डेली रेट जो गवर्नमेंट देती है, तो वहां पर आपको रेस्ट डे की वेजेस अलग से नहीं देनी सेकंड केस में, जहां मल्टीप्लाइंग 26 से कर रहे हैं। परफेक्ट। इट इज अज्यूम्ड कि उसकी जो सैलरी फिक्स की गई है, इट इंक्लूड्स द पेमेंट फॉर द रेस्ट डे आल्सो। सो बेसिकली अगर टोटल डेज से डिवाइड करके अपन सैलरी देते हैं तो रेस्ट की सैलरी अलग से देनी है, और अगर वर्किंग डेज से डिवाइड करके दे रहे हैं तो नहीं देनी है। बिल्कुल ठीक है जी। मिनिमम डेली रेट्स के अकॉर्डिंग अगर फिक्स की गई है तो। राइट सर। नॉर्म इक्वल रेम्युनरेशन को भी एक बार देख लेते हैं। The code prohibits discrimination in an establishment among the employees on the ground of gender in matters relating to wages by same employer in respect of same work or a work of similar nature by any of the employees. Now, it has a provision while recruiting of the employee of the same work of the similar nature of work and in the other conditions of the employment. जी सर। Right? सेम और सिमिलर नेचर ऑफ वर्क डिफाइंड है यहाँ पे एक्ट में, मीन्स द वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ विच स्किल, एफर्ट, एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड आर द सेम व्हेन परफॉर्म्ड अंडर द सिमिलर वर्किंग कंडीशन बाय द एम्प्लॉइज एंड द डिफरेंस इफ एनी बिटवीन द स्किल, एफर्ट, एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी जेंडर आर नॉट ऑफ एनी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। तो आप उनको सिमिलर एंड सेम सैलरीज ही पे करेंगे, कोई इसमें आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अच्छा, एक मैं इसमें बीच में एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ सर। ये जनरली आईटी इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है कि अगर प्रीमियम इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आईआईटी से ले रहे हैं, एमएनआईटी से ले रहे हैं, तो सेम पोस्ट के लिए 2 अलग-अलग वेजेस, दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन आईटी इंडस्ट्रीज। क्या ये एक्ट के अगेंस्ट है? नहीं, ये एक्ट के अगेंस्ट नहीं जाएगा। जहां पे उनकी एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन डिफरेंस हो गई, एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी डिफरेंट है, ओके, तो वहां पे एम्प्लॉयर उसको कर सकता है। आगे चले। जी सर। कोड में प्रोवाइड किया गया है आपको प्रोविजन फॉर द रेजिंग ऑफ द क्लेम्स, एम्प्लॉइज कैन रेज द क्लेम्स, राइट,
और इसका लिमिटेशन पीरियड भी दिया गया विद इन 3 ईयर्स, कोई भी अगर कोई क्लेम फाइल करना है एम्प्लॉय को। और इसमें सर्कमस्टांसेस अभी डिटेल्ड नहीं किए गए थे कोड में कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर एम्प्लॉय इसको रेज कर सकता है अपने क्लेम्स। प्रीवियसली सेक्शन 20 में मिनिमम वेजेस एक्ट और सेक्शन 15 में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में देयर हैज बीन डिटेल्ड सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं जहाँ पे आप क्लेम रेज कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं किया कि किस किस केसेस में आप इसको क्लेम्स फाइल करेंगे। और यहाँ से अज्यूम किया जा सकता है प्रैक्टिकली एनी मैटर के लिए भी आप क्लेम रेज कर सकते हैं। ओके, राइट। और हम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में प्रोविजंस क्या थी प्रीवियसली, ये थी कोई क्लेम्स रेज नहीं करने का वहाँ पे प्रोविजन हुआ करता था, एक्सेप्ट कि अगर आपको रेफरेंस भेजना है टू द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, वो भी लिमिटेड पर्पसेस के लिए हुआ करता था। और फॉर रिकवरीज ऑफ एनी पेमेंट ऑफ बोनसेस वो अलग से हुआ करता था उसमें। और जो लिमिटेशन पीरियड अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट हुआ करता था पुराने लॉ में, दैट इज फॉर द 6 मंथ्स, और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में वो 12 मंथ्स, जिसको अब बढ़ा के टोटल 3 ईयर्स कर दिया गया। ओके, तो बहुत ही एम्प्लॉय फ्रेंडली लॉ बनाया इन्होंने, और मे बी एम्प्लॉयर इसको पसंद ना करें ये चीज़ों को ज़्यादा। मैं यही आपसे पूछने वाला था ये जी, ये एम्प्लॉय फ्रेंडली लॉ बन रहा है। ओके, आगे चलते हैं। इसमें एक नई चीज़ डाली गई है, बर्डन ऑफ प्रूफ। यूजली एक लॉ होता है, लॉ ऑफ एविडेंस में बताया जाता है कि ओनर्स एंड बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा। अब यहाँ पे इन्होंने टोटल बर्डन ऑफ प्रूफ एम्प्लॉयर के ऊपर डाल दिया है। और कोई भी केस फाइल करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ टू डिस्चार्ज हिज बर्डन इज ऑन द एम्प्लॉयर। ओके, अगर कोई कहता है जी नॉन पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन है या नॉन पेमेंट ऑफ एनी ऑफ द बोनस या लेस पेमेंट है, तो एम्प्लॉय को एट द फर्स्ट इंस्टेंस अपना बर्डन नहीं डिस्चार्ज करना, इट इज फॉर द एम्प्लॉयर टू डिस्चार्ज। इन्होंने बर्डन शिफ्ट कर दिया ऑन द एम्प्लॉयर। तो ये भी एक एंटरप्रेन्योर, इंस्पेक्टर्स को कुछ ज्यादा पावर्स नहीं मिल जाएगी, मतलब हैरेसमेंट भी बढ़ सकता है। देखिए पावर सबको मिल रही है सेक्ट के अगेंस्ट द एम्प्लॉयर ही जा रहा सारा ये लॉ में, जो आपको बताना चाहता हूँ। ओके, या ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, इसमें मैनी फोल्ड इन्होंने रेस कर दी हैं पेनल्टीज, फाइन्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं इसमें। पर एक बेटर फैसिलिटी ये दे दी है कि इसको कंपाउंड किया जा सकता है, बट वो भी 50% मैक्सिमम फाइन का पे करके इसको कंपाउंड कर सकते हैं। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपको फाइन पे करना पड़ेगा यहाँ पे। जी सर। और सिमिलर ऑफेंस अगर आपका फिर से होता है रिपीट ऑफेंसेस में, तो आपकी पनिशमेंट जो है वो बढ़ भी जाती है इसमें, और फाइन भी बढ़ता है जी, रिपीट ऑफेंसेस में। और जहाँ तक बात रही एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियंस की, वो डायरेक्टली क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट एम्प्लॉयर। अर्लियर ऐसा नहीं हुआ करता था, प्रायर सैंक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या इंस्पेक्टर उस वक्त जरूरी हुआ करता था, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं रहा। अब न्यू कोड में ये चेंज आया नया। इंक्वायरी ऑफ ऑफेंसेस बाय एन ऑफिसर, अब इन्होंने अगर कोई इंक्वायरी करनी है किसी को, उसके लिए गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी नॉट बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इक्विवेलेंट लेवल ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट, जो इन केसेस को हेयर करेगा। कुछ केसेस इन्होंने ऐसे रखे हैं जो कोर्ट में ना जाके ये ऑफिसर्स को हेयर करने की पावर दी है। राइट। पर्पस ये है कि सिर्फ बर्डन रिड्यूस करना ऑन दी सबऑर्डिनेट जुडिशरीज, ओके, जो लोकल कोर्ट्स हुआ करते हैं हमारे। अब ये फैक्ट्रीज को ये कोड कैसे अफेक्ट करता है, हम इस चीज को देख लेते हैं। अर्लियर जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की प्रोविजंस थी, वो फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 10 और मोर पे लगता था। जी सर। अब यहाँ प्रोविजन किया गया 20 और मोर पे लगेगा ये कोड, लेकिन जो ऑलरेडी स्टेट्स में जहाँ 10 और मोर पे लग रहा है, तो वो कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय दैट रहेगा, और उन पे कोड की सारी प्रोविजंस लगेंगी एज इफ कोड इज एप्लीकेबल ऑन दैट। राइट सर। और इसमें पेमेंट उन्होंने बैंक ट्रांसफर के थ्रू कंपल्सरी की है। और वेजिस का पार्ट देख लेते हैं। वेजिस में क्या था, वेजिस की एप्लीकेबिलिटी फैक्ट्रीज पे 10 और मोर हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, सब पे एप्लीकेबल हो गया। और एम्प्लॉयज़ के बारे में जो 24,000 से कम वाली सैलरीज पे थे, उनको प्रोटेक्शन थी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की, लेकिन यहाँ पे वो सारी प्रोटेक्शन सब एम्प्लॉयज़ को मिल रही है। और पेमेंट भी थ्रू बैंक ट्रांसफर एंड चेक्स ही होंगी। और फाइन्स एंड पेनल्टीज जो भी है, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिशन ऑफ फाइन एंड पेनल्टीज विल बी रेगुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी एम्प्लॉय। आई थिंक यहाँ पे कुछ गलती है, मैं चेक कर लूंगा इस चीज़ को।
चेंज इन डेफिनेशन ऑफ वेजेस विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज। जो वेज डेफिनेशन चेंज किया है उसकी इम्प्लीकेशन बहुत सारी आएंगी, और मे बी यू हैव टू रीविजिट योर ओन सैलरी स्ट्रक्चर्स। द फैक्ट्रीज नीड टू रीलॉक द प्रेजेंट सैलरी स्ट्रक्चर्स। अब हम देख लेते हैं ये शॉप्स एंड अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स एंड होटल स्पेस की क्या इम्प्लीकेशन रहेंगी न्यू वेज कोड की। मैं पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की बात करता हूँ। अर्लियर पंजाब में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वाज मेड एप्लीकेबल ऑन शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट employing 10 or more. Now वही 20 और more वाला कोड में प्रोविजन है। However, they will remain to govern under this code. बैंक ट्रांसफर से पेमेंट ऑफ बोनस रहेगा, सिमिलर प्रोविजन लाइक दैट ऑफ फैक्ट्रीज। अब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को देखते हैं, यहाँ पे मेजर चेंज है। अर्लियर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट डिड नॉट अप्लाई टू शॉप्स, एस्टेब्लिशमेंट्स एंड होटल्स सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब, और मे बी अदर स्टेट्स में भी है, बट हरियाणा में उन्होंने एप्लीकेबल किया हुआ था, तो उनके लिए शायद कंटिन्यू रह जाएगी सेम प्रोविजन। अदर स्टेट्स में ये चेंज था प्रोविजन, ओनली फैक्ट्रीज को ये एक्ट लगता था या अदर एस्टेब्लिशमेंट जो डिफाइंड थी, शॉप्स पे नहीं लगता था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। ओके। अब शॉप्स, एस्टेब्लिशमेंट, होटल्स, उन सब पे ये एक्ट लग गया, कोड लग गया, और सारी जो प्रोविजन है उनको कंप्लायंस करनी पड़ेंगे इसमें। जी सर। सिमिलर वही वेजेस की जो डेफिनेशन बढ़ने से जो आपकी इम्प्लीकेशन बढ़ेंगी वेज स्ट्रक्चर्स के ऊपर, वो बढ़ेगी। पावर टू रिमूव डिफिकल्टी या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो विद इन 3 years ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, अगर उनको लगता है कहीं भी कोड में कुछ है इसका जो उनको रिमूव करना डिफिकल्टी अराइज हो रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो विदाउट गोइंग टू द पार्लियामेंट वो कुछ ना कुछ इसमें चेंज ला सकते हैं विद ओनली विद नोटिफिकेशन। या ऑब्वियसली। ये मेरी पीपीटी एक मैंने छोटी सी बनाई थी फॉर ऑल यू पीपल कि कोड ऑन वेजेस सेंट्रल। या वेलकम। अब चलिए कुछ इसमें क्वेश्चंस ले लेते हैं। कुछ तो मैंने लिखे हैं क्वेश्चन जो मुझे लगता है काफी लोगों को होंगे, और फिर देन विल आल्सो टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस। सबसे पहले सर वेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि वेज का सबसे भयंकर इसमें असर होने वाला है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो वेज की डेफिनेशन यहाँ दी गई है, आपको क्या लगता है क्या ये बाकी कोड्स पर भी अप्लाई होगी, जो सोशल सिक्योरिटी या बाकी कोड्स आने वाले? हाँ, ये सिमिलर डेफिनेशन ऑफ वेज इन्होंने इनकॉर्पोरेट की है इन दी कोड ऑन वेजेस, इन दी सोशल सिक्योरिटी कोड एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इन तीन कोड में वेजेस डिफाइंड है, और एक ही डेफिनेशन ऑफ वेज तीनों में है। जो हेल्थ एंड सेफ्टी कोड है उसमें कोई डेफिनेशन ऑफ वेज नहीं है, वहाँ पे जरूरत नहीं है। तो मतलब अपन ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले मे बी 1-2 साल कब जब भी कोड लागू हो तो पीएफ ईएसआई सबके लिए एक ही डेफिनेशन हो जाएगी। यही एक ही डेफिनेशन रहेगी सबके लिए। वेरी नाइस। अच्छा, ये मैं पूछना चाहता हूँ सर, जैसे 67% टिपिकली बेसिक रखनी पड़ेगी, 33% बाकी अलाउंसेस रखने पड़ेंगे। इज इट फॉर अ सर्टेन वेज लिमिट, या ये 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी सैलरी हो आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है? देखिए, ये स्ट्रक्चर के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा कि 67-33%। ये एचआर फैटर्निटी ने खुद डिफाइन किया हुआ है कि वो ग्रॉस को इस तरह से बना लेते हैं। लेकिन होना कुछ अदरवाइज चाहिए। आपको बेसिक एक बनाना होता है, बेसिक के ऊपर कंपनीज की एक पॉलिसीज होती हैं फॉर वेरियस अलाउंसेस, से एचआरए, कन्वेंस एंड अदर अलाउंसेस, तो उसके अकॉर्डिंग्स में आप चलते हैं, नॉट आप बैकवर्ड कैलकुलेशन नहीं करते हमेशा। ये एचआर फैटर्निटी ऐसे चलती है। नहीं तो व्हिच आई डोंट एग्री। क्या करें हम इसमें? ये बहुत लेंथी डिस्कशन चली जाएगी, इसको हम अलग से कोई एक रख लेंगे इसके ऊपर वेबिनार। शॉर्ट में ये कि इज इट एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ सैलरीज, या कोई सर्टेन लिमिट तक ही ये रूल फॉलो होंगे वेज के? नहीं, सबके ऊपर एप्लीकेबल। जब लॉ इन्होंने एप्लीकेबल किया, जब मैंने आपको एम्प्लॉय की डेफिनेशन बताई थी, एम्प्लॉय की डेफिनेशन में उन्होंने सीनियर स्टाफ भी आपका इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है, तो सबके ऊपर ही ये प्रोविजन इन्होंने एप्लीकेबल कर दी है। ओके, तो मैं इसमें एक टैक्स सेविंग पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा आपसे जस्ट जानना चाहता हूँ कि जनरली इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि मेट्रो में आप बेसिक का 50% एचआरए रख सकते हो, तो वो 50% तो एचआरए ही हो गया। अब मान लीजिए एलटीए देना है 8%, या जो भी और टैक्स सेविंग पर्पसेस से बाकी अलाउंसेस देने हैं वो नहीं दे पाएंगे, तो ओवरऑल इससे एम्प्लॉइज पे टैक्स बर्डन भी बढ़ेगा और उनका डिडक्शंस भी बढ़ जाएगा पीएफ ईएसआई का। तो इस तरह से तो ये एम्प्लॉय फ्रेंडली भी नहीं लग रहा ज्यादा। देखिए, रिसेंटली मैं इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने न्यूज़ से समझा है, तो अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट भी लेके आए हैं थ्रू द फाइनेंस एक्ट 2020, तो उसमें उन्होंने कैलकुलेशन मेथड ऑफ द टैक्सेशन भी चेंज किया है। जो पहले आपके पास डिफरेंट क्लॉजेस के अंदर इन्वेस्टमेंट क्लॉजेस 80C की रहा करती थी, अब गवर्नमेंट ने उसको ओपन हटा दिया। तो मे बी उसके साथ आपको इसको इक्वेट करके देखना पड़ेगा कि ये फ्रेंडली है या
प्लानिंग ओवरऑल उस तरह से की गई है कि सब ये झंझटें हटा के आप सिंपल टैक्स भरो भाई। मैं भी हो सकता है यही सोच के हो सकता गवर्नमेंट। है। इसमें मैं पूछना चाहूंगा सर, आपने बोला कि इसमें कई सारे रजिस्टर्स को शायद कंबाइन किया है, तो ओवरऑल क्या इससे कंप्लायंस बर्डन कुछ कम होगा एम्प्लॉयर्स का? हाँ, इससे कम होगा। मैं आपको वो रजिस्टर्स भी जो प्रपोज किए वो दिखा रहा हूँ। पहले मैं आपको डिडक्शंस का रजिस्टर दिखा देता हूँ। जी सर। ये फॉर्म 1 में एक रजिस्टर लेके आए हैं, रजिस्टर ऑफ वेजेस, ओवर टाइम, फाइन एंड डिडक्शन। ये एक ही रजिस्टर में ले आए सब कुछ। ओके, तो आपको अब 4 रजिस्टर्स नहीं रखने, लगभग एक ही रजिस्टर में सारी चीजें आप कर सकते हैं, परफेक्ट। राइट। और एनी एक अदर? हाँ, हाँ। एक और रजिस्टर है फॉर्म 4 में, दैट इज एम्प्लॉय रजिस्टर। इसमें एम्प्लॉय का डिटेल, पूरा डिटेल रहेगा। उसके एड्रेसेस रहेंगे, उसका यूएएन, पैन, आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सारी डिटेल्स। इट इज जस्ट लाइक एन एडल्ट वर्कर रजिस्टर जो रजिस्टर, हाँ, तो विथ उसको मोर और फील्ड्स। थोड़ा या मोर फील्ड्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्होंने बनाया है इसको। तो ये 2 रजिस्टर्स इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं कोड में। ओके ओके। जी अब सर मैं कुछ ऑडियंस से क्वेश्चंस ले रहा जी। हूँ। सबसे पहले ये सुमित जी पूछ रहे हैं कि क्या ये एक्ट है ये आईटी इंडस्ट्रीज के ऊपर भी लागू होगा? देखिए, उन्होंने वेज कोड जब एप्लीकेबल किया, उन्होंने सब पे किया, ऑल द एस्टेब्लिशमेंट्स, इवन शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स आल्सो। तो आईटी इंडस्ट्रीज शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स का पार्ट रहते हैं, तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। ये देख सकते हैं आप, इट हैज बीन मेड एप्लीकेबल ऑन फैक्ट्रीज, शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। तो आईटी इंडस्ट्रीज के भी एप्लीकेबल है। ओके। और सर जो डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स दी है, क्या उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी शामिल होते हैं, या मतलब बंदा काम क्या कर रहा है उसके आधार पे डेफिनेशन है, या सिर्फ सैलरी के आधार पर डेफिनेशन रहेगी? देखिए, कैटेगराइजेशन एक अलग पार्ट रहेगा मिनिमम वेजेस एस्पेक्ट के लिए, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी, जो हाईली स्किल्ड एंड स्किल्ड सारी कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। राइट सर। एक तो ये गवर्न करेगा। और एम्प्लॉय की डेफिनेशन में इन्होंने एवरी एम्प्लॉय को ले लिया है, इंक्लूडिंग द सीनियर स्टाफ आल्सो। और वर्कर की डेफिनेशन उन्होंने अलग रखी है। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे इन्होंने वर्कर को कोई बेनिफिट दिया हो, मे बी एम्प्लॉय को नहीं दिया हो। तो हम वो भी देख लेते हैं, एक सेकेंड। एम्प्लॉय की डेफिनेशन दे दी इन्होंने, एंड इंक्लूड्स एवरी पर्सन एम्प्लॉयड बाय बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ एनी आर्म्ड फोर्सेस। तो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए तो नहीं है। ओके। तो मोर और लेस एवरीवन इज कवर्ड इन दिस एक्ट, मतलब हाँ, कुछ एक्सेप्शन? इक्वल रेम्युनरेशन के लिए एम्प्लॉय डेफिनेशन देखिए आप। इक्वल रेम्युनरेशन के लिए सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, यहाँ पे इन्होंने वर्कर ना यूज करके एम्प्लॉय यूज किया टर्म। ओके। तो इट्स अ वाइडर टर्म। तो ये सबके लिए हो गया, जो आप पूछ रहे थे ना कि कोई भी एम्प्लॉय बाहर से भी आ रहा है, ओके। लार्ज एस्टेब्लिशमेंट से आ रहा है या कुछ है, तो यहाँ पे उनको गवर्न कर लिया उन्होंने। ओके सर। अभिषेक जी पूछ रहे हैं कि क्या बोनस को भी, जिस तरह से मिनिमम वेज जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है डीए के आधार पे, बोनस को भी ऐसे रेगुलरली रिवाइज किया जाएगा क्या, या उस पे कुछ ऐसी कंडीशन लगाई क्या गवर्नमेंट ने? मैं नहीं समझा, दोबारा पूछे इस चीज को। मतलब जैसे मिनिमम वेज रिवाइज होती है हर 5 साल में, वैसे ही जो बोनस की अभी 7,000 लिमिट है, क्या उसको भी टाइमली हाँ, इंक्रीज किया जाएगा? या गवर्नमेंट ने ये अपने पास, ये चीज जो है रिवीजन करने का, इन्होंने अपने पास रख लिया है, और इसको नोटिफिकेशन के थ्रू ये लेके आ सकते हैं टाइमली, जब भी इनको फील होगा कि अब ये इंक्रीज करना है। ओके सर। एक और क्वेश्चन आ रहा है कि अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को पे कर रहा है डायरेक्टली, तब कॉन्ट्रैक्टर का इसमें क्या रोल रहेगा? कॉन्ट्रैक्टर का क्या रोल रहेगा मतलब? जैसे डायरेक्टली अगर पे कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उनके ही अकाउंट में, तो कॉन्ट्रैक्टर का फिर इसमें कुछ रोल रहेगा क्या? नहीं, अगर तो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज को भी अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे कर रहा है, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज की डेफिनेशन में रहेंगे नहीं वो लोग। तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट एक शैम कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन है सर कि डिफरेंस बताइए डिडक्शंस में, फाइन में, डैमेजेस में, इनमें क्या डिफरेंस है?
देखिए एक्ट में अलग अलग चीज़ें हैं इनके लिए। डिडक्शंस की लिस्ट बहुत बड़ी है, मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे। आप ये देख सकते हैं सेक्शन 18 डील करता है डिडक्शंस के साथ। तो ये बताता है कि कौन कौन सी डिडक्शन एक एम्प्लॉयर ले सकता है अपने एम्प्लॉय से। सब सेक्शन 2 डील करता है फाइन्स जो इम्पोज करेगा एम्प्लॉयर, डिडक्शन फॉर हिज एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, डिडक्शन फॉर डैमेजेस ऑफ द लॉस, फॉर हाउस अकोमोडेशन, फॉर एम्यूनिटी सर्विस अप्लाइड, फॉर द रिकवरीज ऑफ एनी एडवांसेस, लोन्स, फॉर ये भी लोन्स रिलेटेड है, फॉर द हाउस बिल्डिंग, एनी इनकम टैक्स डिडक्शन स्टैट्यूटरी लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये बहुत एक लेंथी लिस्ट है डिडक्शन के रिलेटेड। फिर एक आ जाता फाइन, आपने मुझसे पूछा तो गवर्नमेंट के रूल्स के आधार पे कटता है, दैट इज डिडक्शंस। और फाइन्स के बारे में भी इन्होंने लिखा हुआ है कि फाइन कैसे इम्पोज करना है एम्प्लॉयर ने, क्या अपॉर्चुनिटीज देनी है एम्प्लॉय को, तो ये फाइन्स के रिलेटेड प्रोविजंस हैं। नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉय अंटिल सच एम्प्लॉय हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट द फाइन। तो शो कॉज देना पड़ेगा आपको एक एम्प्लॉय के लिए भी बिफोर यू लेवी एनी फाइन। फिर आ जाता है डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। तो अगर कोई ड्यूटी से एब्सेंट है तो उसकी डिडक्शन किस तरह से लेनी है, उसको सारी प्रोविजंस गवर्न करनी है सेक्शन 20 में। जी सर। राइट, ओके। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, वो देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई किसान है, वो अपने 8-10 लोगों से खेती कर रहा है, तो क्या उसको भी ये सारे रजिस्टर वगैरह मेंटेन करने पड़ेंगे? देखिए मैंने एट द बिगिनिंग आपको बताया था कि 5 और लेस से अगर कोई आप काम ले रहे हैं, फिर आपको वो रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करने, वेज स्लिप नहीं इशू करनी। अगर 5 से बियॉन्ड है तो ये कोड बोल रहा है कि आपको उनकी भी कंप्लायंसेस करनी पड़ेंगे, उस किसान को भी कंप्लायंस करनी पड़ सकती है। ओके ओके। सर चंदन जी पूछ रहे हैं कि अभी तो हम लोग एनुअल रिटर्न बोनस एक्ट के अंडर भरते हैं, तो जब विद इंट्रोडक्शन ऑफ कोड ऑन वेजेस एक्ट, व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑन फाइलिंग बोनस रिटर्न्स? देखिए उसके लिए जब ये कोड सारे इकट्ठे ले आएगी गवर्नमेंट, तो मे बी गवर्नमेंट इसके लिए कोई सेंट्रलाइज सिस्टम लेके आए जिससे आप ये रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर पाएंगे। ओके। एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं सर। इसमें यह है कि कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिकवरी रूल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर फॉर बोनस अगर कुछ है तो। लेट मी चेक इसका क्या इन्होंने रखा था। प्रोबेबली वो आपका कॉमन लॉ में गवर्न होंगे, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्टर से पेमेंट्स अगर रिकवर करनी है बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, तो आपको उसके लिए सिविल सूट फाइल करने पड़ सकती है। ओके सर। ओके, मैं एक बस लास्ट चीज एक ऐड करना चाहता हूँ। जब बोनस का सर ने 3 एग्जांपल दिए थे, तो उसको अगर अपन सिंपल तरीके से समझना है तो मैं एक्सेल के फॉर्मूले से अगर उसको ऐसे समझे, तो एक्सेल के फॉर्मूले को आप विजुअलाइज करिए कि आपको सबसे पहले मैक्स निकालना है, मिनिमम वेज कॉमा लिमिट का। तो दोनों में से जो मैक्स है वो मैक्स निकालिए। अब इस वैल्यू को आप कंपेयर करिए विद जो भी रेट है वर्कर की, जो बोनस रेट है उससे कंपेयर करिए, और बोनस रेट एंड ये वाली वैल्यू का मिनिमम निकालिए। तो इसके ऊपर आपकी अल्टीमेटली बोनस वेज बन जाएगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल दूंगा, तो आप उसको कोई भी यूज केस आएगा तो उस तरह से सॉल्व हो जाएगा। सर थैंक यू सो मच, आपने इतना अपना समय दिया, और आई होप एवरीवन एंजॉयड। कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं बट आई होप वो अपन ऑफलाइन बाद में लेंगे। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। इट वाज अ वेरी वेरी एंजॉयबल सेशन एंड बहुत कुछ सीखने को मिला सर। थैंक यू ऋषभ, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते सर।